आँख में नहीं आएगा, है ना। देखो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मरणोत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। मतलब देखो कौन कौन से, देखो वैसे तो बहुत से विदेशी आक्रमण भारत देश पे हुए हैं, पर जो मौर्य काल के बाद हुए, जो क्या हमारे हुए हैं, मौर्य काल के बाद भारत पे होने वाले विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे। मतलब जो बहुत हमारे ईसा पूर्व में जो आक्रमण हुए हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। या कुछ ईस्वी में हुए उनको पढ़ लेंगे। जो अभी इधर हुए हैं वर्तमान में, इनको नहीं पढ़ेंगे, मध्य वाले। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं ना। तो जो प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। ध्यान समझना, ये मध्य इतिहास हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग किसका देख रहे हैं, प्राचीन इतिहास में भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण। जैसे कि गौर करेंगे उसमें भी ये हमारा काल, ध्यान रखना, मरणोत्तर काल है बस, ठीक है ना। इस अवधि में कितने विदेशी आक्रमण भारत में हुए उसके बारे में गौर करेंगे। तो उसमें पहला हमारा आता है, उसको हम लोग कहते हैं हिंद यूनानी। पहला हमारा क्या आता है, हिंद यूनानी। दूसरा हमारा आता है शक। फिर हमारा क्या आता है, पल्लव, या इसको पार्थियन कहते हैं। इसको क्या हम लोग कहते हैं, इसको पार्थियन कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें गौर करना, इसको पहलुओं ने पहलुओं कहते हैं ना, पल्लव लिख गया है, पहलुओं कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसको पार्थियन कहते हैं। और उसके बाद कौन आक्रमण किया है, तो कुषाण। देखो आज हम 3 वंश पढ़ेंगे केवल, हिंद यूनानी, शक और पार्थियन। कुषाण कल पढ़ेंगे। कारण क्या है, कुषाण थोड़ा से बड़ा साम्राज्य था। क्या कुषाण थोड़ा से बड़ा साम्राज्य था, ठीक है ना। बात करें तो हिंद यूनानी, शक, पहलो थोड़ा सा छोटे छोटे से थे, ठीक है ना। मतलब इनका साम्राज्य उतना विकसित नहीं था। परंतु जो कुषाण वंश है इनका साम्राज्य क्या था, बहुत अधिक विकसित था, ठीक है ना। तो कुषाण वंश हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हिंद यूनानी, शक और पार्थियन आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग गौर करेंगे। तो पहला हमारा क्या आता है, गौर करेंगे तो इंडो ग्रीक। पहला हमारा क्या आता है, इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यूनानी। पहला हमारा क्या आता है, इंडो ग्रीक अर्थात, कहीं इंडो ग्रीक लिखा है तो डरना नहीं, उसी मतलब क्या होता है, हिंद यूनानी। अब इसमें गौर करेंगे कब से कब शासनकाल था, तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी तक। ये लगभग में, ठीक है नहीं, कोई फिक्स डेट इनकी नहीं है। तो क्या लिखा गया है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से कब तक था, तो 1ली शताब्दी ईस्वी तक था। मतलब ईसा पूर्व से कहाँ तक था, गौर करेंगे तो ये ईस्वी तक। मतलब ईसा मसीह के जन्म के 200 साल पहले से ईसा मसीह के जन्म के 100 साल के आसपास तक था, ठीक है नहीं। क्लियर हो गया, क्लियर होगा। अब देखा जाए तो इनका जो इतिहास किस आधार पर लिखा गया है, किसका इतिहास, इंडो ग्रीक का। तो इंडो ग्रीक शासकों का जो इतिहास है वो उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। किस आधार पर लिखा गया, तो उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों जो खोजे गए हैं उसके आधार पर इनका सब कुछ लिखा गया है, ठीक है नहीं। ध्यान रखना, तो बैक्टीरियाई शासकों का इतिहास उनके क्या है, उनको सिक्कों के आधार पर लिखा गया है, ठीक है नहीं। अगला बात करेंगे तो यूनानी वंश की 2 शाखाएँ थी। किस शाखाएँ थी, तो यूनानी वंश की 2 शाखाएँ थी। एक का नाम है यूथेमेड्स, दूसरे का नाम है यूक्रेटाइडस, ठीक है ना। 2 शाखाएँ थी, क्या थी में थी, तो यूथेमेड्स और क्या थी, यूक्रेटाइडस। ध्यान रखना, यूक्रेटाइडस को यूनानी स्रोतों में एशिया का संरक्षक कहा गया है। किसको कहा गया, ध्यान रखना, तो यूनानी स्रोतों में, मतलब यूनानी ग्रंथों में किसको, यूक्रेटाइडस को क्या कहा गया है, तो एशिया का संरक्षक कहा गया है, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो आक्रमण करने वाले थे वे थे यूथेमेड्स। वो कौन थे, तो वे थे यूथेमेड्स के थे, ठीक है ना। यूक्रेटाइडस ये अपने यहाँ ही रहते थे, वहाँ पर संरक्षण करते थे। पर जो हमारे यहाँ कौन किए थे, वो यूथेमेड्स किए थे। ध्यान समझना, ठीक है ना। अब यूथेमेड्स में देखो कौन कौन, देखो आता है, गौर करना। तो पहले हमारे आते हैं ये डेमेट्रियस फर्स्ट। क्या मनाते हैं, डेमेट्रियस फर्स्ट। लगभग कितना मनाता है, 180 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है ना। गौर करना, तो यूथेमेड्स शाखा के संस्थापक कौन थे, तुम्हारे थे, वो थे डेमेट्रियस थे। 2 शाखाएँ थी ना, एक यूक्रेटाइडस, अगला क्या था, यूथेमेड्स। तो यूथेमेड्स कौन संस्थापक थे, तो वो थे डेमेट्रियस थे, ठीक है ना। यह प्राचीन शाखा है, मतलब बहुत पुरानी शाखा है। इसकी राजधानी क्या थी, तो सकाल का सायलकोट, मतलब वर्तमान में पाकिस्तान। ये कहाँ सकाल का सकालकोट वर्तमान में तो है, ये वर्तमान में है पाकिस्तान में है। ध्यान रखना, वर्तमान में कहाँ बताती है, वर्तमान में ये भारत देश में पहले पाकिस्तान भी था ना भाई, पहले पाकिस्तान भरते में तो था। और ये तो बहुत पहले का आक्रमण है, प्राचीन काल के, तो पूरा पाकिस्तान भरते में था। तो ये सियालकोट कहाँ थी, गुड़िया थी, पहले पाकिस्तान में था, अभी पाकिस्तान में ना, वर्तमान पाकिस्तान, पहले तो भारत।
बात समझ में कि नहीं। तो इनकी राजधानी कहाँ थी, सकाल के सियालकोट, मतलब वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है ना। हर कहना तो डेमेट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में क्या बनाया था, और करने तो यूथिडेमिया नामक नगर बसाया था। ये इंपॉर्टेंट रखना रखो, किसने, डेमेट्रियस ने अपने पिता की याद में क्या किया था, तो यूथिडेमिया नामक नगर बसाया था। ध्यान रखना, भारतीय सीमा में सबसे पहले प्रवेश करने वाला राजा कौन था, तो वो राजा था डेमेट्रियस। कौन राजा था, वो था तो डेमेट्रियस। ध्यान रखना, भारतीय सीमा में, मतलब भारतीय सीमा में आक्रमण करने वाला पहला राजा कौन था, तो वो था डेमेट्रियस। मरुत्तर काल की बात है, ध्यान रखना, नहीं तो उसके पहले के ले लो। पहले सबसे पहले आक्रमण तो जो इतिहासकार मिलता है ना, वो किसने किया था, तो 1800-1500 के बीच में आर्यों ने किया था, है ना। तो उसका हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, हम मरुत्तर काल का पढ़ रहे हैं, विदेशी आक्रमण। नहीं तो फिर कह दो बिहान आकर सर आप तो ये लिखा रखे हैं, नहीं, ये मरुत्तर काल के बाद जो मौर्य वंश के जो बाद विदेशी आक्रमण हुए हैं, ठीक है नहीं, उनका है ये जानकारी। अगला देखो तो इसे यूनानी तथा खरोष्टी लिपि के सिक्के चलाए। ध्यान रखना, किसने, डेमेट्रियस ने क्या किए, तो यूनानी था, कौन सी लिपि के, तो खरोष्टी लिपि के सिक्के चलवाए थे। ध्यान रखना है भी। तो भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाला कौन था, तो वो था डेमेट्रियस था, ठीक है नहीं। किस शाखा का था, तो यूके मेड शाखा का था। और उसका क्या था, ये संस्थापक। अपने पिता की याद में इसने क्या किया था, तो यूथिडेमिया नगर बसाया था। क्या बताया था, तो यूथिडेमिया नामक नगर बसाया था। कौन बसाया था, तो डेमेट्रियस ने। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। कब हुआ था, तो 180 ईसा पूर्व में। ये सारी बातें हो गई। अब आगे थोड़ा गौर करेंगे तो हमारे अगले शासक आते हैं, उनका नाम है मीनंडार। उनका नाम क्या है, मीनंडार, ठीक है नहीं। तो ये किसके थे, तो ये डेमेट्रियस कुल से था। क्या था ये, तो डेमेट्रियस कुल से था, मतलब डेमेट्रियस का क्या था, ये उत्तराधिकारी था, ठीक है नहीं। और इस वंश का क्या था, सबसे प्रतापी राजा था। कौन हमारा, तो मीनंडार। मीनंडार क्या था, तो गौर करना, तो हिंद यूनानी वंश का जो था, ये सबसे क्या था, गौर करना, तो सबसे पावरफुल राजा यही था। इन्हीं का सबसे ज़्यादा नाम फेमस है इस वंश में। किसका नाम फेमस है, तो मीनंडार का। किसके उत्तराधिकारी थे, तो ये डेमेट्रियस के थे। आगे गौर करेंगे तो एक बौद्ध ग्रंथ है, इसका नाम है मिलिंद पन्हो। क्या नाम है, मिलिंद पन्हो में इनकी किसके साथ वार्ता दिखाई गई, तो नागसेन के साथ वार्ता बताई गई है। किसकी, तो मीनंडार की। ध्यान रखना, तो मीनंडार कब से कब तक थे, तो 165 से 145 ईसा पूर्व में थे, ठीक है ना। किसके उत्तराधिकारी थे, तो डेमेट्रियस के उत्तराधिकारी थे। और सबसे प्रतापी राजा किस कुल के थे, तो ये यही थे, डेमेट्रियस काल के, ठीक है ना। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ कौन सा, मिलिंद पन्हो में किसके साथ इनकी वार्ता बताई गई है, तो नागसेन के साथ। क्या इनकी वार्ता का वर्णन किया गया है। और इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था, तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। किसने, तो गौर करेंगे तो मीनंडार ने। देखो बेटा, जितने भी राजा बौद्ध भिक्षुओं से मिले थे, ध्यान सुनना मेरी बात, जितने भी राजा बौद्ध भिक्षुओं के पास गए, उनसे मिले, उनसे बातें किए, उनको समझे, उस सभी ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। सभी ने क्या किया था, बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। कारण देखो क्या था, बोलिए सुनो। कारण बौद्ध धर्म धारण करने का सिर्फ एक ही था, क्योंकि सभी राजा दिन भर युद्ध करते करते परेशान हो जाते थे। राजनीति झेलते क्या हो जाते थे, थक जाते थे, ठीक है नहीं। युद्ध लड़े, फिर अपने साम्राज्य की राजनीति झेले, ठीक है नहीं, दिन भर न्याय करे। इससे इतना बटा वो उब जाते थे कि वो बौद्ध जब भी किसी बौद्ध भिक्षु से मिलते थे तो उससे शांति का मार्ग ढूंढा करते थे। तो क्या पूछा करते थे, सदैव शांति का मार्ग। तो करते क्या थे वो लोग, फिर बौद्ध धर्म धारण कर लेते थे सभी राजा। जैसे कि अजातशत्रु देख लो, है ना, अपने समय में बहुत बार काटपीट किया, पर जैसे बौद्ध भिक्षुओं से मिला, समझा उनको, बौद्ध धर्म कर लिया। उसके पिता बिंबिसार ले लो, उदयन ले लो, है कि नहीं। ये सभी राजा बहुत प्रतापी राजा थे अपने ज़माने में, बहुत युद्ध करते थे, खूब मार काटपीट करते थे। जब थक जाते क्या करते थे, जब उनको मतलब हो जाता था कि हमको भी शांति चाहिए थोड़ा से, हम लोग भी अपने जीवन से उब गए हैं, तो लोग क्या करते थे, जब बौद्ध भिक्षु से मिलते थे तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते थे। अब आगे गौर करेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगला हमारा है यूनानियों की देन। ध्यान रखना, भारत में यूनानियों ने बहुत कुछ बेटा देखे गए हैं। भारत में इन्होंने क्या किया है, बहुत के देखे गए। देखो, सबसे पहली बात क्या, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो वो चलवाए थे यूनानियों ने। ध्यान रखना, भारत देश में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो यूनानियों ने चलवाए थे। इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए, इसको क्या कहते थे लोग, ट्रम्प कहते थे। क्या कहते थे इसको, ट्रम्प कहते थे। सिक्कों पर राजाओं का चित्र एवं तिथि लेखन की परिपाटी को यूनानियों ने शुरू किया था। आप लोग देखो, सिक्कों में पीछे क्या लिखा होता है, सन लिखा होता है।
लिखा था 2010, 2008, 1900 ना। तो इसके जो परंपरा किसने शुरू की, भारत शुरू की थी तो यूनानियों ने शुरू की थी। किसकी शुरू की थी तो राजाओं के चित्र और क्या तिथि लेखन की, इन्होंने शुरू किया था यूनानियों ने। भारत में ध्यान रखना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलेनिस्टिक कला, जिसको अब बाद में क्या कहते हैं हम लोग, अब गंधार शैली। मतलब इन्हों यूनानियों ने भारतीयों को हेलेनिस्टिक कला दिया, जिसका बाद में नाम क्या हो गया तो गंधार शैली हो गया। ठीक है नहीं। गार्गी संहिता, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, गार्गी संहिता के अनुसार भारत का ज्योतिष शास्त्र के लिए, किसके लिए तो ज्योतिष शास्त्र के लिए यूनानियों का हमेशा ऋणी रहेगा। जान लो, भारत में ज्योतिष शास्त्र लाने वाला अगर कोई था तो वो थे यूनानी। कौन थे बेटा, थे यूनानी। ध्यान रखना, इसीलिए कहा गया किसमें, गार्गी संहिता में इसका वर्णन किया गया है कि भारत में ज्योतिष शास्त्र के लिए हमेशा क्या रहेगा, भारत यूनानियों का ऋणी रहेगा। कि ज्योतिष शास्त्र जो पूरा है वो कौन लेकर आए थे तो वो यूनानी लेकर आए थे। क्लियर, सब कहना क्लियर हो गया। और थोड़ा जान लेंगे उनके दिन के बारे में। तो सप्ताह का प्रचलन, किसका था प्रचलन, सप्ताह का प्रचलन किसने किया था तो हिंद यूनानियों ने किया था। क्योंकि बेटा अपने यहाँ पक्ष का प्रचलन था, पहले दो पक्ष अपने यहाँ होते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो पहले अपने यहाँ केवल पक्ष के अनुसार चलते थे। कौन पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। ठीक है ना, उसके अंतर्गत भी दो ढूंढ लेते थे हफ्ता हफ्ता का। लेकिन जो सप्ताह का प्रचलन किसने किया है तो किसने किया है बेटा तो वो किया है इंडो ग्रीक यूनानियों ने किया है। इसको ध्यान रखें। ठीक है नहीं। वही भारतीय नाट्य, मतलब कि भारतीय नाटकों पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा और उसका क्या हुआ, उनका विकास किया। ध्यान रखो, रंगमंच के पर्दे को लोग क्या कहते थे, यवनिका कहा जाता था। वो लोग जो थे वो लोग भारत के मसालों से बहुत खुश हुए थे। कौन लोग, यूनानी लोग। किससे बड़े प्रसन्न हुए थे बहुत ज़्यादा तो मसालों से, क्योंकि जितने विदेशी आक्रमण भारत में होने लगे थे वो भारत के मसालों के लिए होते थे। कि भारत के जो मसाले थे वो बहुत स्वादिष्ट होते थे, समझ में आया कि नहीं। इसी लोग क्या करते, भारत पर अटैक करते थे, बात संधि कर लेते थे मसालों के लिए। बेटा आप भी भारत में मसाला होता है कि नहीं। अब तो सबका घर घर मसाला खाता है, खाता नहीं खाता है, अब तो हर घर मसाला खाता है। सब सब्जी में मसाला डाल खाते हैं। ऐसा कोई जहाँ बिना सब्जी मसाला डाल सब्जी बनाई जाए, है कि नहीं। अब तो ब्राह्मणों के यहाँ भी सब्जी मसाला पड़ता है कि नहीं। पहले नहीं पड़ता था, अब सब खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं ना। अब देखा जाए तो भारतीय यूनानी मसाले से भी क्या हुए, परिचित हुए। काली मिर्च को, किसको था, काली मिर्च को लोग यवन प्रिया कहते थे। क्या कहते थे इसको तो, काली मिर्च को लोग यवन प्रिया कहते थे। हमारे यहाँ एक पर्वत होता है, इसका नाम है हिंदुकुश पर्वत। क्या है इसका नाम है, हिंदुकुश पर्वत। तो हिंदुकुश पर्वत को पार करने वाले पहले कोई थे तो वो लोग यूनानी थे। कौन थे, मैं थे तो वो हिंदी यूनानी थे। बात समझ में नहीं, तुम्हें क्या कहते हैं। सर्वप्रथम यूनानी आक्रमणकारियों ने किसको पार किया था तो हिंदकुश पर्वत को पार किया था। ये सारी बात समझ के आ गई आगे। तो ये किसका हमारा था तो इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यूनानी का था। आगे हम लोग बात थोड़ा करते हैं तो वो हमारा आता है शक वंश। कौन हमारा आता है तो शक वंश। कब से कब तक था, ध्यान रखना। तो 78 ईस्वी से 180 ईस्वी। ध्यान रखो। देखो शक वंश की शुरुआत कब से मानी जाती है तो जब से शक संवत लगा है। उसे क्या लगा है, शक संवत लगा है, तब से शक वंश की शुरुआत मानी जाती है। शक संवत कब लगा था तो 78 ईस्वी में। कब लगा तो 78 ईस्वी में। कौन सा लगा हमारा तो शक संवत लगा है, तब से क्या माना जाता है तो शक वंश की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है ना। ये भी भारत पर आक्रमण करने वाले थे, ध्यान का। तो भारत में यूनानियों के बाद किसने आक्रमण किया था तो शक आए। शक मूलतः कहाँ के थे तो ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है ना। अगर बात करें यूनानी कहाँ थे तो यूनानी इसमें लिखा नहीं हिंद यूनानी, वो थे जागोर क्या तो वो ग्रीक थे। कहाँ से आए थे तो ग्रीक, इसमें लिखा नहीं इंडो ग्रीक, है ना, तो ग्रीक थे। अगला देखा तो शक जब भारत आए तो किसकी तलाश में भारत आए थे तो ये चारागाह की खोज में भारत आए थे। याद रखना, शक किसकी खोज में भारत आए थे तो केवल चारागाह। मतलब ये लोग वो थे जो दिन भर जानवर लेकर घुमा करते थे, है ना। तो उसी चक्कर में भारत आएगी, चलो भारत देखते हैं वहाँ पर कुछ बड़ा बड़ा चारागाह हो। उस तरह में कहाँ पहुँच गए लोग, भारत पहुँच गए। इन्हें भारतीय साहित्य में क्या कहते हैं, इनको तो सीथियन कहा जाता है। ध्यान रखना, शक को भारतीय साहित्य में क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं तो सीथियन कहा जाता है। चीनी साहित्य में शक को क्या कहते हैं हम लोग, सई या साईवांग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, सई या साईवांग कहा जाता है। किसको, शकों को। ध्यान रखना, शकों को चीनी साहित्य में क्या कहते हैं तो साई या साईवांग कहते हैं, और भारतीय इतिहास में क्या कहते हैं उसको तो सीथियन कहा जाता है। क्लियर नहीं, क्लियर हो गया। अगला बात करें तो डेरियस के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना, किसके तो
डेरियस के कौन सा अभिलेख देखो तो नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है तो शकों का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना, पूछा जाए शकों का उल्लेख कहाँ मिलता है किस अभिलेख में, तो डेरियस के नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में मिलता है। क्लियर नहीं क्लियर हो गया। आगे गौर करेंगे तो उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों का पराजित किया था तो 5800 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया था। और उसने किसकी उपाधि धारण की थी तो विक्रमादित्य की, है ना। उज्जैन के एक छोटे से राजा ने क्या किया था, शकों को 58 ईस्वी में क्या कि ईसा पूर्व में इनको पराजित कर दिया था। ठीक है नहीं, और क्या किया था, खुद की विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी उसने। बात समझ कि नहीं, जो विक्रमादित्य बेटा उपाधि ये बहुत बड़ी उपाधि है। ठीक है नहीं, क्योंकि विक्रमादित्य भारत के सबसे न्याय करने वाले राजा थे। क्या सबसे अधिक न्याय करने वाले राजा थे। इतनी बात क्लियर हो गई नहीं क्लियर हो गई। आगे हम लोग थोड़ा गौर करेंगे, ध्यान दो थोड़ा सा। तो जो इनके राजा थे उनका नाम क्या है, मौस। शासनकाल कब से देखो था तो 98 या 50 से 67 से 57 तक। मतलब ये इनकी लगभग जानकारी है। क्या है, लगभग जानकारी है, हर जगह अलग अलग लिखी है। ठीक है नहीं, तो ये लगभग जानकारी है। माओ जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोगा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, इसने क्या की थी, इंडो सीथियन राजा था। पहला क्या था ये प्रारंभिक इंडो सीथियन राजा। कौन था, नाम का नाम था मौस था। उनको मौज भी कहते हैं, हम लोग कहते हैं मोगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ये क्या थे तो ये पहले इंडो सीथियन राजा थे। कौन थे तो ये मौज। आगे देखो तो उन्होंने गंधार वर्तमान में कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे शासन किया था। शासन किया था तो पहले अफगानिस्तान का काफ़ी हिस्सा भारत में था ना बेटा, तो कहाँ शासन किया इन्होंने, पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शासन किया। मतलब तब वो पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान आधा क्या था, भारत में ही था। वो तो बाद में सब काट काट के अलग हो गया ना सब। तो तब जब भारत में था तब ये वहाँ राजा करते थे। कौन शासन किए थे तो माउस का शासन करते। ठीक है नहीं। अगला बात कर लेते हैं तो इसने इंडो यूनानी क्षेत्रों पर आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। देखो कहाँ आक्रमण किया इसने तो इंडो यूनानी क्षेत्र पर, मतलब यूनानियों पर, हिंद यूनानियों पर क्या किया, आक्रमण किया, परंतु क्या था ये वहाँ पर असफल रहे। कौन हमारे तो माउस असफल रहे। ठीक है नहीं। इनकी राजधानी क्या थी तो सिरकप थी, जो कहाँ है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब शहर में। ठीक है नहीं, पहले भारत में था, अब तो पाकिस्तान अलग हो गया है, तो अब कहाँ ये पाकिस्तान में। ठीक है नहीं। अब माउस द्वारा जारी किए गए कई सिक्के पाए गए हैं। ठीक है नहीं। इनमें ध्यान रखना तो बौद्ध और हिंद प्रतीक भी हैं इसमें। और क्या है, इन सिक्कों में ग्रीक और खरोष्ठी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखना तो उसमें भी क्या किया गया था, जो वो भी सिक्के चलाए थे उसमें भी ग्रीक और खरोष्ठी भाषा थी, और जो सिक्के यहाँ चलाए गए सिक्कों में इनमें भी क्या थी, ग्रीक और खरोष्ठी भाषा थी। ठीक है ना। और ध्यान रखना तो जो सिक्के चलाए गए हैं, मौज चलवाए थे, तो उसमें हिंद मतलब भारतीय देव देवता के और बौद्ध के भी क्या थे, प्रतीक थे। बौद्ध धर्म के भी क्या इसमें थे, प्रतीक थे। आगे बात करें तो उसके पुत्र किसने, देखो तो किसके पुत्र तो माउस के पुत्र प्रथम एजेस प्रथम ने हिप्पो स्टेटस को हराकर इंडो यूनानी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। मतलब कौन राजा देखो थे, इंडो यूनानी राजा का नाम है का हिप्पोस्ट्रेटस। क्या नाम देखो है, हिप्पोस्ट्रेटस। ठीक है ना। इनको किसने हराया था तो एजेस प्रथम ने इनको हरा दिया था। एजेस प्रथम कौन थे तो वो माउस के पुत्र थे। देखो माउस लड़ने गए, खुद हार गए थे, तो कौन उनके पुत्र, हाँ ना, कौन एजेस प्रथम ने किसको कहा तो इंडो यूनानी शासक हिप्पोस्ट्रेटस को क्या किया था, हरा दिया था। और वहाँ पे क्या कर लिया, जगह पर कब्जा कर लिया। क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया। अब आगे देखा जाए तो अगले जिसके राजा हैं उनका नाम है चस्ताना। उनका नाम क्या है, चस्ताना। कब तक थे, 78 ईस्वी से 130 ईस्वी तक थे। ठीक है ना। वह पश्चिमी क्षत्रिय वंश का एक शासक था जिसने क्या किया था, उज्जैन पर शासन किया था। शासन काल था चस्ताना का तो उज्जैन पे था। आगे देखो तो ऐसा माना जाता है शक संवत कब लागू हुआ तो 78 ईस्वी में उनकी सत्ता आने के साथ ही शुरू हुआ था। किसके तो चस्ताना के। और ये माना भी जाता है कि जब शक संवत लगा तभी शकों का शासनकाल प्रारंभ हुआ। ठीक है नहीं। इसके पहले भी शासनकाल था इनका, लेकिन जो पूर्ण माना जाता है, क्या माना जाता है, जो हमारे साहित्य में माना गया है। कब से माना गया है, जब से शक संवत इनका चला। भाई शक संवत चलने मतलब है कि शक का साम्राज्य चलने लगा, है ना, तभी से इनको क्या माना जाता है कि इनका साम्राज्य था। आगे देखेंगे तो टालमी ने उनका उल्लेख कहाँ किया तो गौर करना तो टालमिक ने उनका श्लोक टीएस थनीजा टेस्ट नेस के रूप में किया है। किसका उल्लेख किया है तो चस्ताना का। वह उत्तर पश्चिम भारत के दो प्रमुख शक क्षेत्र राजवंशों में से एक कौन था तो भद्रमुख के संस्थापक थे।
किसके संस्थापक थे चस्ताना? तो ध्यान रखना, दो प्रमुख क्षेत्र राजवंश थे, उनमें एक संस्थापक कौन थे? तो वो थे चस्ताना थे। आगे गौर करेंगे तो दूसरे राजवंश क्या थे? चारात कहा जाता था, और इसमें राजा नहपान जो कौन थे? तो नहपान सातवाहन राजा गौतमी सतकर्णी को हराकर शामिल थे। ध्यान रखना, तो जो नहपान थे इन्होंने क्या किया था? तो देखो सातवाहन राजा जैसे किसको? गौतमी सतकर्णी को हरा था, उसने क्या किया था? उसने अपने में शामिल किया था। कौन शामिल किया? तो नहपान ने शामिल किया। बस क्लियर हुई नहीं? क्लियर हुई। नहपान ने जो क्षारात का साम्राज्य था उसको उनको हरा करके क्या किया था? अपने में शामिल कर लिया था। देखो एक तरफ थे भद्रमुख, ठीक नहीं, भद्रमुख संस्थापक कौन थे? तो चस्ताना थे। जो दूसरा था उसके कौन थे? तो नहपान, ठीक है नहीं। आगे गौर कर लेंगे, थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो अगला हमारा आता है रुद्रदामन प्रथम। हमारा क्या तो आता है? रुद्रदामन प्रथम आते हैं, ठीक है नहीं। इनका शासनकाल कब से कब था? 130 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व। जो ये ईस्वी हटा ये सब लगभग का है। क्या सब है? सब है लगभग का, ठीक है ना, एकदम कंफर्म डेट नहीं है, क्योंकि तब इतना लिखा जोखा कोई रखता नहीं था। अब लिखा जोखा रखा जाता है ना चीज़ का, तो आपका तो कंफर्म होता है। पहले क्या था? सबका लगभग है ना। देखना, तो उन्हें शक शासकों में सबसे महान माना जाता है। किसको? तो रुद्रदामन प्रथम को। इनको क्या माना जाता है? तो सबसे महान राजा माना जाता है। किसका? तो शक वंश का। इनका शासनकाल कहाँ था? तो पश्चिम क्षेत्र वंश से था। कहाँ था? तो ये लोग पश्चिम में रहा करते थे, है ना। आगे ध्यान रखना, तो ये कौन थे? रुद्रदामन तो फर्स्ट ये चस्ताना का पोता था। कौन था? तो ये चस्ताना का पोता था। इनके राज्य में क्या थे? तो कोंकण, नर्मदा नदी, कठियावाड़, गुजरात के अन्य हिस्से क्या थे? मालवा भी इसमें शामिल था। मतलब पश्चिम जो गुजरात और कहाँ का हमारा है? तो राजस्थान का लगभग था ना, वहाँ क्या था इनका? मतलब पूरा इनका शासनकाल वहाँ पर था। किसका? तो रुद्रदामन प्रथम का, ठीक है नहीं। आगे बात करें तो उन्होंने कठियावाड़ में किसका निर्माण कराया था? मरम्मत कराया था? तो सुदर्शन झील का मरम्मत कराई थी, ठीक है नहीं। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और उसका क्या मरम्मत कार्य किसने कराया था बहुत साल बाद? तो रुद्रदामन प्रथम ने। कहाँ पर ये है? तो कश्मीर में है, ध्यान रखना, सुदर्शन झील, ठीक है नहीं। उन्होंने एक हिंद महिला से विवाह किया और हिंदू धर्म क्या लिया था? अपना लिया था। किसने? तो रुद्रदामन प्रथम ने, ध्यान रखना। तो उन्होंने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख भी जारी किया था। ध्यान रखना, किसने पहला संस्कृत में किसने जारी किया था शिलालेख? तो रुद्रदामन प्रथम ने। इन्होंने किससे ब्याह किया? तो हिंदी महिला से ब्याह कर लिया। और कौन धारण कर लिया था? तो हिंदू धर्म धारण कर लिया। कौन? तो रुद्रदामन प्रथम। और इन्होंने क्या किया था? पहला संस्कृत का शिलालेख जारी करने वाला कौन थे? तो वो रुद्रदामन प्रथम थे। इतनी हम क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब अगर ये क्लियर हो गया तो और आगे देख लेते, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला हमारे जो आते हैं वो रुद्रदामन प्रथम शासनकाल। ध्यान रखना, तो राजा बनने के बाद उन्होंने किसकी उपाधि ली थी? तो महाक्षत्रप की उपाधि, यहाँ मान लिख लेना, महाक्षत्रप उपाधि धारण की। उन्होंने सातवाहनों के साथ क्या किया था? तो वैवाहिक संबंध बना रखे थे, ठीक है नहीं। इसको हम बताए थे, आप याद हो तो, सातवाहन वंश में, है ना। क्या था? वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने क्या किया था? इनकी पुत्री से विवाह किया था। और उनके क्या थे? ये दामाद, है ना, उनके दामाद थे। लेकिन उन्होंने उनके साथ कई युद्ध भी लड़े थे, ध्यान रखना। मतलब कई युद्ध लड़े थे, उसके बाद संबंध बना लिए, फिर शांत हो गए, ठीक है नहीं। मतलब ये देखो, कभी ये जीतते कभी वो जीतते, कभी ये कब्जा करते कभी हार जाते, है कि नहीं? बात समझ में आए कि नहीं? आगे देखो, तो उसने विजय से माध्यम से अधिकांश क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? तो ये ध्यान रखना, तो रुद्रदामन ने। उन्होंने संस्कृत साहित्य और संस्कृत कलाओं को समर्थन किया। किसने किया था? तो रुद्रदामन। देखो संस्कृत समर्थन इसलिए किया क्योंकि ये क्या किया था? हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था, ठीक है ना। इसीलिए क्या किया था? इसने संस्कृत को बहुत विस्तार से दे रहा था, ठीक है ना। आगे बढ़े तो रुद्रदामन शासनकाल दौरान यूनानी लेखक कौन? देखो तो यवनेश्वर भारत में आए और उन्होंने क्या लिखा था? वो यवन जातक यूनानी में संस्कृत का अनुवाद किया था। देखो किसने? यवन जातक का यूनानी से संस्कृत में क्या किया था? अनुवाद किया था। कौन थे यूनानी लेखक? तो यवनेश्वर। किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो रुद्रदामन प्रथम के शासनकाल में भारत आए। ये पूछा जाता है कभी कभार, यूनानी लेखक यवनेश्वर किसके शासनकाल भारत आए? तो रुद्रदामन प्रथम का। किसका किया था? यवन जातक का यूनानी से किसका अनुवाद में किया था? संस्कृत में अनुवाद किया था। मतलब रुद्रदामन को संस्कृत अच्छी खासी आने लगी थी, तभी तो अनुवाद कराया था।
आगे हम लोग थोड़ा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा अगला वंश है पार्थियन राजवंश। क्या हमारा गौर करेंगे, हमारा है पार्थियन राजवंश है। कब से कब तक रोका था ये? 247 ईसा पूर्व से 224 ईस्वी तक। ध्यान रखना 247 ईसा पूर्व से 224 ईस्वी लगभग माना जाता है, ठीक है ना, लगभग क्या था माना जाता है। आगे पार्थियन राजवंश जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्सासीड राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। पार्थियन राजवंश का नाम क्या है, देखो तो आर्सासीड राजवंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक क्या हमारा है ये ईरानी राजवंश है। कैसा हमारा राजवंश था ये? ईरान राजवंश था। कब से कब तक था गौर करेंगे, 247 ईसा पूर्व से 224 ईस्वी तक क्या था, ईरान और के आसपास क्षेत्रों में क्या किया था, शासन किया था। मतलब ईरान का राजा था, ठीक नहीं, मतलब ईरान का राजवंश था। भारत पर आक्रमण किए, भारत में शासनकाल किए, लेकिन पूरे भारत में नहीं था। जो ईरान के आसपास का भारत का क्षेत्र नहीं था उस समय का, वहाँ इनका शासनकाल था। किसका था? तो पार्थियन राजवंश का। आगे और करेंगे तो शुरू में पार्थियन और शकों में समांतर रूप से क्या थी, उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया। मतलब एक इधर ये शासन कर रहे थे, उधर शासन वो कर रहे थे। भारतीय ग्रंथों में इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, शक पहलुओं को कहा गया। तो पल्लव नहीं कहा गया है, शक क्या कहा गया, शक पहलुओं कहा गया है, ठीक है नहीं, पल्लव नहीं कहा गया, पहलुओं कहा गया है। वहाँ पल्लव लिखा नहीं था, तो वो हमने क्या बताया था, वो पार्थियन राजवंश है ना, इसको हम लोग पहलुओं कहा गया है, ध्यान रखना। आगे हम लोग गौर करेंगे थोड़ा सा, देखो तो पार्थियन राजवंश के महत्वपूर्ण शासक, देखो इसके बारे में अधिक जानकारी हमारे भारतीय इतिहास में नहीं, ठीक है नहीं, बहुत कम जानकारी है। तो क्या कहते हैं तो है ना, गॉडो फर्नी, जिसने क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं गोंडो फेस के नाम से भी जाना जाता है। पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में इंडो पार्थियन साम्राज्य का उल्लेख शासक था। क्या था? उल्लेखनीय शासक था। मतलब जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत में जो शासन देखा गया है ना, कब देखा गया गौर करना, तो पहली शताब्दी में। कब देखा गया? तो पहली शताब्दी ईस्वी में। तो किसका था? वो था गोंडोफोरस का था, ठीक है नहीं, इनका शासनकाल देखा गया था। अगला देखो तो उनका शासनकाल भारत में क्या था, ईसाई धर्म के प्रारंभिक प्रसार के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ था। मतलब जो इनके शासनकाल में क्या था, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था। इस शासनकाल में गौर करेंगे तो हमारे गोंडोफोरस शासनकाल में। आगे देखो तो क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस द एपोस्टल विश्वास का प्रचार करने के लिए इस क्षेत्र का क्या क्या था, इन्होंने क्षेत्र का दौरा किया था। मतलब सेंट थॉमस द एपोस्टल के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने क्या किया था, इस क्षेत्र का प्रचार प्रसार भी किया था। आगे देखें थोड़ा से ध्यान देंगे तो इतना ही था। मतलब ये क्या था हमारा पार्थियन राजवंश के बारे में जानकारी ही बहुत कम है, ठीक है नहीं। कल से जो हमारा है विदेशी आक्रमण एक लास्ट राजवंश है, क्या नाम उसका नाम है, कुषाण वंश। तो कुषाण वंश हम कल पूरा कुषाण वंश पढ़ेंगे, क्योंकि हम क्या बताए थे, कुषाण वंश जो बच्चा है वो थोड़ा से बड़ा है, थोड़ा सा क्या हमारा है बड़ा है, उसमें कई नामी राजा हुए हैं, उन्होंने काफ़ी साल तक शासनकाल भी किया, ठीक है ना। तो कुषाण वंश काफ़ी बड़े क्षेत्र में था। कुषाण वंश हम लोग कल पढ़ेंगे, आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। बाकी आप सभी से जय हिंद।